नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। अगले आधे घंटे में हम खबर के साथ साथ खबर के मायने भी समझाएंगे, लेकिन उसके पहले जल्दी से जान लेते हैं कि आज की वो 5 कौन सी बड़ी खबरें हैं जिस पर आज हमारी नजर रहेगी। पहली खबर हम आपको बताते हैं। पहली खबर है बयान पर सुलगती सियासत के मायने को समझिए। इसके अलावा दूसरी खबर कौन सी है वो भी देख लीजिए। कुश्ती संघ को सस्पेंड करने के मायने भी समझाएंगे कि कुश्ती संघ को सस्पेंड क्यों किया गया है। इसके अलावा समझिए कि क्राइम से क्यों करा रहा है बिहार, इस तरह की आपराधिक घटनाएं बार बार क्यों बढ़ती जा रही है। तो इन खबरों के साथ आज के इस खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और साथ ही साथ कोरोना को लेकर भी पूरी जानकारी देंगे। श्रीराम पर सियासी घमासान को भी समझिए, यानी कि ये 5 ऐसी बड़ी खबरें हैं जिसको आज हम समझाएंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। पटना से बड़ी खबर बता रहे हैं, शिक्षक बहाली फेज 2 परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। बीपीएससी की वेबसाइट पर रिजल्ट जारी कर दिया गया। 9वीं और 10वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। साइंस विषय में 3054 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। अंग्रेजी में कुल मिलाकर 4082 अभ्यर्थी सफल। मैथिली में कुल मिलाकर 78 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। फिजिकल एजुकेशन में 585 अभ्यर्थी सफल हुए। बांग्ला में कुल 55 और पर्शियन भाषा में 48 अभ्यर्थी सफल हो गए। तो फेज 2 परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जा रहा है। 9वीं 10वीं कक्षा को लेकर ये रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और अधिक जानकारी के साथ पटना से संवाददाता रजनीश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है? विषयवार तरीके से रिजल्ट की जानकारी दें। देखिए शुभी, 22 दिसंबर से ही लगातार रिजल्ट निकलने का सिलसिला जारी है और कल भी 6 to 8 के साथ साथ 9th 10th का रिजल्ट जारी हुआ था। हालांकि कई विषय बच गए थे, तो ऐसे में आज जो है लगभग 8 विषयों का रिजल्ट जो है 9th और 10th का जारी किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से साइंस है, इंग्लिश है, मैथिली है, उर्दू, बांग्ला, फिजिकल एजुकेशन, इसके साथ साथ पर्शियन, डांस। तो ये तमाम जो विषय हैं इसके रिजल्ट जारी हुए हैं। हालांकि कट ऑफ काफी हाई जाने से जो अभ्यर्थी हैं वो बड़ी संख्या में असफल हो रहे हैं और नाराजगी भी दिख रही है, क्योंकि कंपटीशन काफी टफ था और सीटों की संख्या उस मुताबिक जो है कम थी। ऐसे में जो रिजल्ट है, हम बता दें आपको, अंग्रेजी में 4082 पास किए हैं, जबकि साइंस में 3054, इसके साथ साथ मैथिली है, उर्दू है, इन विषयों में रिजल्ट आया है। तो बाकी जो 11th और 12th का रिजल्ट है वो कल रात तक जारी होने की संभावना है। इसके साथ साथ सोशल साइंस का रिजल्ट अभी ना तो 6 to 8 का जारी हुआ है और ना ही 9th और 10th का जारी हुआ है। इसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो है परीक्षा में शामिल हुए थे। तो कुल मिलाकर अभी भी 6 to 8 के कई विषयों का रिजल्ट बाकी है, जबकि 9th और 10th का भी रिजल्ट अभी बाकी है। कल भी रिजल्ट जारी हुआ, लेकिन कल बड़ी खबर होगी, 11th और 12th का रिजल्ट जारी हो सकता है। शुभी, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। तो शिक्षक बहाली फेज 2 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अलग अलग विषयों की तरफ से ये रिजल्ट जारी किया गया और विषयवार तरीके से भी हमने आपको जानकारी दी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। डीएमके नेता दयानिधि मारन के बयान और यूपी के लोगों पर दिए गए विवादित बयान के बाद अब सियासत गर्म हो गई है। मारन के बयान को लेकर जहां बीजेपी और एनडीए के नेता हमलावर हैं, तो वहीं इंडी गठबंधन में शामिल आरजेडी और जेडीयू ने भी दयानिधि के बयान की निंदा कर दी है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को शिकस्त देने की रणनीति जिस इंडी अलायंस की ओर से बनाई गई है, उसी गठबंधन में शामिल पार्टी के नेता एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे हैं। पहले रामचरितमानस, फिर सनातन धर्म पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद डीएमके के एक और सांसद ने यूपी बिहार के हिंदी भाषी लोगों पर विवादित टिप्पणी कर सियासत को बेहद गरमा दिया है। दयानिधि मारन ने बेहद अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि हिंदी बोलने वाले यूपी और बिहार के लोग टॉयलेट ही साफ करते हैं, जो लोग अंग्रेजी सीखते हैं वो आईटी में अच्छी नौकरी पाते हैं। अब मारन के इसी बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी लगातार इंडी अलायंस पर हमलावर है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी कहते हैं कि दयानिधि तुरंत माफी मांगे, वरना बीजेपी आंदोलन करेगी। बीजेपी जहां इंडी अलायंस पर निशाना साध रही है, तो बिहार की सत्ता संभाल रहे नेता भी ऐसे बयान की आलोचना करते हुए आपत्ति जता रहे हैं। डीएमके पार्टी सामाजिक न्याय में विश्वास रखती है। अगर उनके दल के कोई भी नेता अगर बिहारियों के बारे में कुछ बोले हैं, बिहार यूपी के लोगों के लिए,
तो बहुत निंदा करने वाली बात है, इससे हम लोग सहमत नहीं है। तो ये निंदनीय है, इसलिए हम सब लोग जो है इसकी निंदा करते हैं और इस तरह के बयान से दूसरे राज्यों के नेताओं को, चाहे कोई दल में हो, बचना चाहिए। ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है और सब लोगों ने इसको खारिज किया। तो कह दिए कि किसी सही राजनेता का बयान हो ही नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से धर्म, जाति और फिर उत्तर दक्षिण वाले बयान नेताओं के सामने आ रहे हैं, उसने राजनीति का तापमान बेहद गर्मा दिया है। चुनावी मौसम में नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। इंडी अलायंस के नेता जिस तरह से एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे हैं, ऐसे में विपक्षी गठबंधन को हिंदी पट्टी के राज्यों में खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दयानिधि के बयान पर सुलगती सियासत के मायने समझिए। दयानिधि मारन डीएमके के सांसद हैं और डीएमके पार्टी आईएनडीआई गठबंधन में शामिल है। दयानिधि मारन ने यूपी बिहार के लोगों को लेकर बहुत बड़ा विवादित बयान दे डाला है। दयानिधि मारन ने कह दिया कि बिहार यूपी के लोग तमिलनाडु में टॉयलेट साफ करते हैं। बीजेपी का आरोप है कि इंडी गठबंधन के नेता बार बार विवादित बयान दे रहे हैं, कभी सनातन तो कभी यूपी बिहार के हिंदी भाषी लोगों पर अमर्यादित टिप्पणी करते हैं। बीजेपी के नेता आरजेडी और जेडीयू नेताओं से इस विवादित बयान पर सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी की मांग है कि ऐसी पार्टी को जेडीयू आरजेडी के लोग क्यों नहीं गठबंधन से बाहर करते हैं और इसी मांग को लेकर बीजेपी बार बार अपनी आवाज बुलंद करती है। और अब जेडीयू आरजेडी के नेता भी दयानिधि मारन के बयान की निंदा करने लगे हैं। समझने वाली बात तो ये है कि 2024 का लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है। दयानिधि के बयान से डीएमके का नुकसान हो ना हो, जेडीयू आरजेडी का जरूर हो सकता है। बीजेपी इस मुद्दे का सियासी फायदा उठा सकती है और यही वजह है कि महागठबंधन के नेताओं ने दयानिधि मारन के बयान को पूरी तरह गलत करार दे दिया है और ऐसा बयान ना देने की नसीहत दी है। तो देखिए, बार बार सियासी गलियारों में बयानों को लेकर चर्चा की जाती है और इस तरह के विवादित बयान को देने से नेतागणों को बचना चाहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। खेल मंत्रालय ने नई कुश्ती संघ की मान्यता रद्द कर दी है और नवनियुक्त अध्यक्ष संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया है। खेल मंत्रालय के फैसले पर संजय सिंह ने आश्चर्य जताया। वहीं कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह का कहना है कि वो कुश्ती से पहले ही संन्यास ले चुके हैं, जबकि इस फैसले पर कुश्ती से संन्यास ले चुकी ओलंपिक पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक ने कह दिया कि उनकी लड़ाई सरकार से नहीं बल्कि एक व्यक्ति से थी। पिछले 11 महीनों से विवादों में घिरी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय कुश्ती संघ की नई बॉडी को खेल मंत्रालय ने सस्पेंड कर दिया है। अभी महज 3 दिन पहले ही WFIA के चुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह नए प्रेसिडेंट बनाए गए थे। मंत्रालय ने WFIA के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय सिंह को भी सस्पेंड कर दिया है। कुश्ती महासंघ पर ये कार्रवाई राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित करने की जल्दबाजी को लेकर हुई है। रांची में पत्रकारों से बात करते हुए संजय सिंह ने फैसले पर आश्चर्य जताया। केवल एक सुनने में जो आया कि एक्टिविटी पे मेरे रोक लगाया है, तो क्या एक्टिविटी पे रोक लगाया क्या नहीं है तो उसको मैं अभी देख लेता हूँ, उसके बाद करता हूँ। संजय सिंह गोंडा से बीजेपी के सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं, जबकि रेसलर्स ने ब्रिजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। आरोपों के बावजूद ब्रिजभूषण के करीबी संजय सिंह अध्यक्ष चुने गए और चुने जाते ही 28 दिसंबर से उत्तर प्रदेश के गोंडा यानी ब्रिजभूषण शरण सिंह के लोकसभा क्षेत्र में ही जूनियर नेशनल चैंपियनशिप टूर्नामेंट कराने की घोषणा भी कर चुके थे। ब्रिजभूषण शरण सिंह जी का कितना योगदान है, किस तरीके से उनका योगदान उन्हीं का है। कुश्ती के लिए वो जीते हैं, कुश्ती के लिए वो मरते हैं। 12 साल उन्होंने कुश्ती के लिए अपना सब कुछ वो किया, उसका परिणाम आज दिख रहा है। संजय सिंह के अध्यक्ष चुने जाते ही विरोध शुरू हो गया।
ओलंपिक पदक विजेता महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। जाने माने पहलवान बजरंग पूनिया ने पद्मश्री लौटा दिया और गूंगा पहलवान ने भी पद्मश्री लौटाने का ऐलान कर दिया। माना जा रहा है कि खिलाड़ियों के विरोध के चलते मंत्रालय ने ये फैसला लिया। हालांकि सरकार के फैसले पर सफाई देते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि संजय सिंह उनके रिश्तेदार नहीं, जबकि वो खुद भी कुश्ती से संन्यास ले चुके हैं। अब उनका कुश्ती से कोई संबंध नहीं है। मैंने 12 साल तक कुश्ती के लिए काम किया। अच्छा किया या गलत किया, इसका मूल्यांकन समय करेगा। और एक तरीके से कुश्ती खेल से मैं संन्यास ले चुका हूँ। सरकार के फैसले के बाद रेसलर साक्षी मलिक ने कहा कि उनकी लड़ाई सरकार से नहीं बल्कि सिर्फ एक व्यक्ति से है। हमारी जो लड़ाई है वो सरकार से नहीं थी और ना आगे रहेगी। हमारी लड़ाई सिर्फ एक आदमी से थी। हमारी लड़ाई जो है महिलाओं के लिए थी, फेडरेशन में जो बेटियां हैं, जो नए रेसलर्स हैं, उनके लिए थी। वैसे संभावना जताई जा रही है कि कुश्ती संघ और कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह को सस्पेंड किए जाने के बाद साक्षी मलिक अपना संन्यास वापस ले सकती हैं और पहलवान बजरंग पूनिया भी पद्मश्री सम्मान वापस ले सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और कुश्ती संघ को सस्पेंड करने के मायने समझिए। 21 दिसंबर को WFI यानी भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव किया गया। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह अध्यक्ष बनाए गए। बृजभूषण शरण सिंह ने पर रेसलर्स ने यौन शोषण का आरोप लगा दिया था। उसके बावजूद बृजभूषण के करीब के अध्यक्ष चुने जाने का विरोध शुरू हो गया। ओलंपिक पद विजेता महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा तक कर डाली। बजरंग पूनिया और गूंगा पहलवानों ने पद्म सम्मान लौटाने का ऐलान कर दिया। खिलाड़ियों के विरोध की वजह से सरकार पर भी विरोधी सवाल खड़े करने लगे थे और इसी बीच खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ और उसके अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया। कुश्ती संघ पर नियमों की अनदेखी का आरोप लगा है। चैंपियनशिप कराने की जल्दबाजी करने का आरोप लगा है। गोंडा में चैंपियनशिप कराने पर सवाल। हालांकि निलंबित अध्यक्ष संसद सिंह ने किसी भी तरह से नियमों की अनदेखी को नकार दिया। अब ये समझिए कि ये पूरा विवाद आखिर शुरू कहां से हुआ। क्या है ये पूरा विवाद जिसकी वजह से कुश्ती संघ की मान्यता रद्द कर दी गई। दरअसल ये पूरा मामला विवाद करीब 1 साल पुराना बताया जा रहा है। जनवरी में साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने जंतर मंतर पर धरना शुरू कर दिया। महिला पहलवानों ने कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया। फिर यह मामला कोर्ट कचहरी से होते हुए नए अध्यक्ष के चुनाव तक पहुंच गया। लेकिन जब बृजभूषण के करीबी अध्यक्ष बन गए तो विरोध और ज्यादा शुरू हो गया। आखिरकार सरकार ने कुश्ती संघ को सस्पेंड कर दिया और ये विरोध अभी भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कोरोना के नए वेरिएंट में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है। JN.1 वायरस लगातार बढ़ता ही जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिया है कि अब बाहर से आने वाले लोगों की पटना एयरपोर्ट पर जांच की जाएगी। वहीं जिलों के DM और सिविल सर्जन को RT-PCR जांच की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। देश में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 656 नए केस मिले, जिसके बाद कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 3,742 हो गई। सबसे ज्यादा 425 नए मामले केरल से सामने आए हैं। केरल में रविवार को कोरोना से एक और मौत हो गई, जिसके बाद राज्य में पिछले 4 दिनों के दौरान मौत की संख्या 7 हो चुकी है। हालांकि इन 24 घंटे में देश भर में कोरोना से 333 लोग रिकवर भी हुए और केरल में 296 लोग ठीक हुए। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों ने राज्य सरकारों को अलर्ट मोड में ला दिया है। बिहार सरकार ने अब बाहर से आने वाले यात्रियों का एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट कराने का निर्देश दिया है। आज से शुरू हो गया है। पटना हवाई अड्डा पर जाएंगे तो वहाँ रैंडम चेकिंग के लिए आदेश मिला हुआ है। हमारा वहाँ टेक्नीशियन टीम है। स्वास्थ्य विभाग ने जिलों के DM और सिविल सर्जन RT-PCR जांच की संख्या बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। विभाग के निर्देश के बाद PMCH की तरह जिलों के सदर अस्पतालों में भी स्पेशल कोविड वार्ड तैयार किए जा रहे हैं, जहां दवाई से लेकर ऑक्सीजन तक की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।
इस वक्त मैं भागलपुर के सदर अस्पताल में हूं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से सदर अस्पताल में कोरोना के लिए एक वार्ड बनाया गया है और यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में दवाई के साथ ऑक्सीजन उपलब्ध कराया गया है। यानी कोरोना के बढ़ते केस को लेकर सरकार और स्वास्थ्य महकमा एक्टिव हो चुका है। लोगों से मास्क पहनने और सावधानी बरतने की अपील की गई है। आप ये जान लीजिए कि कोरोना के नए JN.1 वेरिएंट के लक्षण क्या हैं। कोरोना के नए वेरिएंट के लक्षण हैं बुखार, सिरदर्द, खांसी, नाक बहना और गले में खराश। तो अगर आपको भी ये लक्षण दिखे तो टेस्ट जरूर करवाएं, डॉक्टर की सलाह पर दवाई खाएं और जरूरी सावधानी बरतें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और भागलपुर से विकास कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब समझिए कि कोरोना से सावधानी क्यों जरूरी है। देश भर में कोरोना के मामले एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहे हैं, तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों की बात कर ली तो पिछले 24 घंटे में 656 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 3000 के भी पार पहुंच गई है। और इस बार कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह है कोरोना का नया JN.1 वेरिएंट। WHO के अनुसार 41 देशों में JN.1 वेरिएंट फैल चुका है। WHO का दावा है कि दुनिया भर में एक महीने में 52% केस बढ़ गए हैं। 19 नवंबर से लेकर 17 दिसंबर के बीच 8,50,000 केस रिपोर्ट किए गए हैं। JN.1 वेरिएंट का पहला केस सितंबर में अमेरिका में मिला था और उसके बाद देखते ही देखते ये विश्व के 41 देशों में फैल गया। भारत में पहला केस 8 दिसंबर को केरल के तिरुवनंतपुरम में मिला, जो महिला विदेश से भारत आई थी। पहली बार भी केरल से ही देश में कोरोना फैला था और भारत में 22 दिसंबर तक नए वेरिएंट के 23 मामले मिल चुके हैं। WHO के अनुसार ये वेरिएंट बहुत ही तेजी से फैलता है, हालांकि मौजूदा वैक्सीन इस पर पूरी तरह कारगर है। JN.1 वेरिएंट के लक्षण इन्फ्लुएंजा जैसे हैं, यानी कि बुखार, सर्दी, खांसी, नाक बहना, सरदर्द है। यानी कोरोना के इस वेरिएंट के लक्षण भले ही बहुत गंभीर ना हो, लेकिन ये बहुत तेजी से फैलता है और बीमार लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। यही वजह है कि सरकार लोगों को सतर्क रहने के लिए बार बार कह रही है और लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि पिछली दफा जब कोरोना हम सभी के बीच था तो उस दौरान की जो भी तस्वीर थी वो हमने देखी थी। इसलिए अभी से ही सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले, सावधान और सतर्क रहें। और फिलहाल इस बुलेटिन में